नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के आप सभी छात्रों को आपकी अग्रिम प्रारंभिक परीक्षा के लिए संस्थान की तरफ से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हों। और आज की जो विशेष कक्षा है साइंस का तो हम अध्ययन कर ही रहे थे, तो आज की जो ये वीडियो है विशेष रूप से करंट अफेयर्स पर एक बार फिर से है। और इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं एक घटना चक्र की पुस्तक है, उसी का यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिदृश्य के बारे में देखने वाले हैं, बिहार राज्य से जुड़ी हुई चर्चा को देखने वाले हैं। आपको बता दें, यदि आप बात करते हो कि बिहार के करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें अधिकतम आज तक पिछली यदि हम 10 परीक्षाओं को ले लें, बीपीएससी की पिछली 10 परीक्षाओं को ले लें, तो अधिकतम 6 प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, और वो भी 3 वर्ष पहले की परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले वर्ष की यदि हम परीक्षा की बात करें तो वहाँ पे बिहार राज्य से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स की संख्या थी वो 0 थी। उससे पहले 1 प्रश्न पूछा गया था उससे पहले वाली परीक्षा में, और उससे पहले वाली परीक्षा में 2 प्रश्न, और उससे पहले 3 प्रश्न पूछे गए थे। और जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था बीपीएससी से वो 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने की ज़रूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में विशेष रूप से नेपाल और भारत के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेपाल और भारत दोनों की सीमा जो है यदि हम देखें बिहार के माध्यम से लगती है। आप कह सकते हो बिहार जो है राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, तो इसलिए नेपाल से संबंधों में जो चीज़ अपडेट होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ यदि बांग्लादेश से संबंधित कोई रेलवे लाइन विस्तार हो रहा है, कोई सड़क नेटवर्क जुड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इस चर्चा में हालांकि हम पूरा बीपीएससी का देख चुके हैं जो अपडेट रहा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ें नई भी इसमें हैं जिनको हमने नहीं देखा है, तो उनको भी हम यहाँ से समग्रता से देखने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और आप देखोगे आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें से, ज़्यादातर करंट अफेयर्स इसमें से आपकी किसी न किसी कक्षा में उनकी चर्चा हुई है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि भारत नेपाल संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बिहार से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है जयनगर कुर्था रेल लाइन। जयनगर कुर्था रेल लाइन को मैंने जब से चर्चा हुई है लगातार मैं बताता रहा हूँ। तो जयनगर कुर्था जो रेल लाइन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये जो जयनगर से कुर्था की रेलवे लाइन है इसमें बिहार के कौन से जिले जोड़े जा रहे हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जयनगर जो है ये मधुबनी में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, और दूसरा जो कुर्था है ये नेपाल में पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिहार के मधुबनी जिले को नेपाल से ट्रेन के माध्यम से, रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। और अप्रैल 2022 में यदि हम देखें तो इस सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है, और जब शुरुआत हुई थी तो उस दौरान भी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बता दें यह जो रेल खंड है ये अभी जो है, जो अप्रैल में शुरुआत हुई है, इसमें ये 34 किलोमीटर लंबा है। और यह रेल नेटवर्क जो है कुल 68 किलोमीटर, 68.72 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुर बर्दीवास परियोजना का भाग है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है कि जयनगर कुर्था रेलवे लाइन विशेष रूप से मधुबनी को नेपाल से जोड़ती है। इसमें जो जयनगर नामक स्थान है ये बिहार में पड़ता है, बाकी का दूसरा स्थान नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में इस रेल खंड पर 2 डेमू ट्रेनें संचालित की जा रही हैं जिनकी आपूर्ति कोंकण रेलवे ने की है। यहाँ पे बताया गया कि जो इस रेल नेटवर्क पर जो ट्रेन संचालित की जा रही है ये बनाई गई है कोंकण रेलवे द्वारा। इसकी आपूर्ति किसने की है? कोंकण रेलवे ने की है, और ये डेमू ट्रेनें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में भी चर्चा आपके साथ हुई है। यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपको बता दें पूर्वी चंपारण जिला जो है
को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा 29 मार्च 2022 का घटनाक्रम है। पूर्वी चंपारण जिला को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार गया जिले के तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार तेलारी पंचायत को प्राप्त हुआ है और यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आती है। यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के अंतर्गत आती है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम जबकि राजस्थान एवं तमिलनाडु को द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है इसमें श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पे और राजस्थान दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। लेकिन यहाँ पर बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण जो जिला है बिहार का, इसको पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। और जो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जो एक पंचायत है जिसको बोलते हैं तेलारी पंचायत, इसको श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत मिला है। और यदि हम बात करें ये पंचायत कहाँ पे आती है तो नीमचक बथानी प्रखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया तीसरा जल पुरस्कार। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की बात हो रही है और यहाँ पे आपको बता दें कि इस सूचकांक में बिहार की रैंकिंग 22वीं तथा स्कोर 32.06 है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार की रैंकिंग क्या है, 22वीं रैंकिंग है तथा इसका स्कोर 32.06 है। जबकि 2020 में बिहार की रैंकिंग 30वीं थी। याद रखिएगा बिहार की रैंकिंग 30वीं थी, मतलब बिहार ने इसमें संशोधन किया है, बिहार ने इसमें बेहतर काम किया है और आज के समय में इसकी रैंकिंग 22वीं है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्यों में यदि हम बात करें तो गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात टॉप पर है, बिहार का स्थान 22वां है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ज़्यादा गहराई में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इतना यदि आप याद रखते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब बात आती है बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव की। अब बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव की जब बात करते हैं 2022 की बात हो रही है, बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया तो आपको बताना है पटना। कब किया गया? 12 मार्च 2022 को। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। आपको बता दें वर्ष 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा सबसे प्रथम की गई थी। तो इतनी जानकारी आपको हो गया कि बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में किया गया और इसका जो आयोजन था वो ज्ञान भवन पटना में किया गया। अगला एक ऐप आता है, ऐप का नाम है फ्रॉगवॉक ऐप। अब ये फ्रॉगवॉक ऐप क्या है आपको बता दें, मार्च 2022 में ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव ने किया है। किसने किया है? निर्मल देव नामक व्यक्ति ने किया है, जो कि खगड़िया भागलपुर के निवासी हैं। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 भी प्रदान किया गया है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, तो आप बताओगे कि निर्मल देव को यह पुरस्कार दिया गया। इस ऐप का उद्देश्य छोटे कामगारों जैसे हलवाई, बढ़ई, नलसाज एवं पेंटर आदि को रोजगार या कार्य ना मिलने की समस्या को दूर करना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ऐप है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप सबको पता होगा। अर्बन क्लैप जो ऐप है इसमें भी इस तरह के जो लोग हैं उनकी डिटेल सेव की जाती है
और उसके माध्यम से उनको जॉब मिलता है। मतलब कोई व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से, यदि आपको एसी रिपेयर कराना है, कूलर रिपेयर कराना है, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना है तो इलेक्ट्रीशियन मिल जाएंगे, हेयर कट कराना है तो हेयर कट करने वाले मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपको क्लीनिंग कराना है वो भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। प्लम्बर से लेकर बढ़ई तक सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का ऐप बिहार में विकसित किया गया है और इसका नाम है फ्रॉगवाक ऐप और इसको विकसित किया है निर्मल देव ने। अगला है बिहार भूमि सुधार। बिहार भूमि सुधार के बारे में देख लेते हैं क्या है। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है। बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया गया। इससे हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन किया जाएगा। इससे कानूनी विवाद कम होंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि आप बिहार की जब बात करते हो तो बिहार में कानूनी विवाद जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में जो भूमि विवाद है ना वो सबसे ज़्यादा हैं। और बिहार के संदर्भ में आप कह सकते हो भैया बिहार एक अजूबा राज्य है, देश का एक ऐसा राज्य है बिहार जो अभी इसका कुछ आप कह सकते हो कुछ ऐसे घटनाक्रम बिहार में हुए, ऐसे घटनाक्रम पूरे देश में कहीं नहीं हुए। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरा पुल चोरी हो जाता है। अब आप बताओ कि पूरा पुल जो है, लोहे का जो पुल होता है वो भी दिन में चोरी हो जाता है। ऐसा राज्य है बिहार। बिहार ऐसा राज्य है, अभी पता चला, ये लगभग एक सप्ताह पहले की समाचार है, वहाँ पे बताया गया कि एक अस्पताल था और अस्पताल भूमि ही बेच दी गई। मतलब एक सरकारी अस्पताल किसी भूमि पर बना है और वह भूमि भी किसी दूसरे को रजिस्ट्री हो गई और विभाग को पता ही नहीं चला। और बाद में जब पता चला तो अब ये बात की जा रही है कि रजिस्ट्रार की भी कोई गलती नहीं है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जब किसी भी भूमि को लेकर क्रय विक्रय होता है तो उसकी जांच भी एक बार अवश्य होती है। और बताइए, अस्पताल उस पर निर्मित है, काम भी चल रहा है, वैक्सीनेशन भी उस अस्पताल में हो रहा है और उस अस्पताल की भूमि ही बेच दी जाए। ऐसे ऐसे लोग, सातिर लोग बिहार में पड़े हुए हैं। और बिहार सरकार के जो आप कह सकते हो प्रशासन का जो रवैया है वो भी बताने की उस पर ज़रूरत नहीं है। और पिछले दिनों चर्चा थी कि बिहार में एक रेल इंजन जो थे पड़ा हुआ था उसको भी बेच दिया गया था। तो इस तरह के कृत्य बिहार में हो रहे हैं और सुशासन का दावा करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर मौन है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई अस्पताल की भूमि नहीं बेच सकता कोई। और यदि पुल चोरी भी हुआ है तो पुल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई दिन में ही लोग ये समझ रहे थे कि शायद उस विभाग के अधिकारी होंगे, इस वजह से दिन में आए हैं और दिन में ही जेसीबी की मदद से सारा का सारा जो मटेरियल था लोहे का वो सारा का सारा गायब हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि बिहार में प्रशासन व्यवस्था कैसी है, बिहार में पुलिस व्यवस्था कैसी है। ठीक है, अगला है 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस। बिहार ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। तो याद रखिएगा, बिहार के स्थापना दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। और आपको बता दें 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ था, जिसकी नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रहा है। ठीक है, अगला है स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 बिहार वर्ष 2021 के सूचकांक में 11वें स्थान पर है। जिस स्थान पर वह वर्ष 2020 में था वह था, आप कह सकते हो, मतलब बिहार का जो स्थान है वो सेम रहा है। ठीक है, तो याद रखना है बिहार का 2021 के सूचकांक में जो स्थान है गवर्नेंस में, स्कॉच गवर्नेंस इंडेक्स में, वो 11वां है, ये आपको याद रखना है। बिहार को 4 श्रेणियों स्टार, प्रदर्शन, कैचिंग अप एवं अन्य में कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम,
पश्चिम बंगाल द्वितीय तथा उड़ीसा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीनों स्टार श्रेणी में आने वाले राज्य हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र को जो है चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है। तो याद रखना है कि स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार का स्थान 11वां है। इसमें टॉप पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे जो राज्य है वो है ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बोला गया है कि बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। यहाँ पे बताया गया बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा शयन मुद्रा में होगी। प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ है। फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाई जा रही है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में जो प्रतिमा है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आपको बताना है बोध गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया जो है ये बिहार का पहला जिला है। तो याद रखिएगा, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया जो है ये बिहार का पहला जिला बना है। बिहार के पूर्णिया जिले ने नव अस्तित्व फाउंडेशन, स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया है। कब? 8 मार्च 2022 को। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के कासबा प्रखंड में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, पूर्णिया में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। किसकी सहायता से? नव अस्तित्व फाउंडेशन, स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से। अगला है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने पर में जो है बिहार दूसरे स्थान पे है। यदि टॉप पे बोला जाए तो टॉप में उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है बिहार के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की, प्रधान सचिव की। तो एस सिद्धार्थ हैं, एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है राजगीर जू सफारी। राजगीर जू सफारी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी। राजगीर जू सफारी 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया, जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया था। सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम और वन्य जीवों के जीवन चक्र से जुड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो याद रखना है, बिहार का जो जू सफारी है वो राजगीर में शुरू किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्या है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का जो आयोजन है पटना में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका विषय था गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना क्या है? इसके अंतर्गत 15 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, और यह मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला है बिहार शहीद दिवस, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार शहीद दिवस। बिहार शहीद दिवस में क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा, 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। क्यों?
इस तिथि को वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। तो याद रखना है 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस के रूप में क्यों अब मनाने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर में तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, इसलिए बोला जाता है। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन। ये क्या है? प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उद्यना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। तो याद रखिएगा, प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो चलाई गई ये सूरत शहर के उद्यना रेलवे स्टेशन से पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। ठीक है। 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने चलथान से सकरैल डिवीजन तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की मंजूरी अर्जित की है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई वो गुजरात के सूरत शहर से बिहार के पटना के दानापुर तक चलाई गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आसियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। आसियाना नगर मंडल बिहार की राजधानी पटना के आसियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आसियाना नगर मंडल। कहाँ पे पड़ता है? पटना में पड़ता है। यहाँ पर कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। पूरे भारत में कुल 5.23 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो बिहार सरकार का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो इतना याद रखना है कि बिहार की राजधानी पटना का जो आसियाना नगर है, आसियाना नगर मंडल है, ये देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला नगर मंडल बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में जब मैथिली भाषा में है तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, यहाँ पे बता दें जगदीश प्रसाद मंडल, ये नाम याद रखिएगा, जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार उन्हें पंगु नामक उपन्यास के लिए हुआ है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंगु नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो पंगु नामक उपन्यास के लेखक हैं जगदीश प्रसाद मंडल, और जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला है अमित मिश्र द्वारा लिखित अंशु बनी पसरी जाइब बाल कविता को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दो पुरस्कार याद रखने हैं, एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो अमित मिश्रा का नाम याद रखना है, और यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कही जाए तो जगदीश प्रसाद मंडल का याद रखना है, और दोनों की कविताओं, दोनों की उपन्यासों को पता होना चाहिए। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार यदि हम बात करें तो दया प्रसाद सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शकीबुल गनी का 13 शतक, और 13 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं अपने पदार्पण, अपने आप कह सकते हो पहले मैच में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, शकीबुल गनी, बिहार के हैं। अगला है, कई बार इसके बारे में बात हुई है, मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, इसके बारे में कई बार बात हुई है। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगला है कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल। कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल
कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल क्या है? बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 नेशनल वाटरवेज 1 पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया है। इस एक बर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता 77,000 TEU प्रति वर्ष होगी। साथ ही यह पटना गया घाट से पांडु गुवाहाटी के लिए जलमार्ग से पोत MB लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ है, तो ये सारण जिले में है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है? सारण जिले में पड़ता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उतना महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़िए। ये देखिए, अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिर्देशक नियुक्त। याद रखिएगा, अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि एक मैथिली साहित्यकार थी लिली रे, जिनका निधन हो गया है, और इनकी प्रमुख जो उपन्यास था वो था मारीचिका, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है बिहार का पुनैरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल। याद रखना है, बिहार का जो पुनैरा धाम है ये सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है, और जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट में इसको जोड़ा गया है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो पुनैरा धाम सीतामढ़ी, आपको याद रखना है कि इसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। अगला है बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए घोषणा की गई है, और यह बाघ अभ्यारण्य जो है ये कैमूर जिले में खोला जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार वन विभाग द्वारा 26 मार्च 2022 को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ देखा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना। अगला है वर्तमान में बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और बिहार राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा, बिहार राज्य सरकार द्वारा बहुत ही कम दरों पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को लेकर कार्य किया जा रहा है। यदि आप वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जाना चाहते हैं तो बिहार राज्य सरकार के कई सारे पैकेज हैं, जिनमें एक 2 दिन का पैकेज है जो पटना से शुरू होता है, पटना पे समाप्त होता है और वाल्मीकि नगर तक जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य पर्यटन स्थानों को कवर किया गया है, और शुल्क इनकी जो है बहुत मिनिमम रखी गई है। निश्चित रूप से पूरे भारत में आप किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य में इतने सस्ते दामों पर ना ही आप रुक सकते हैं, ना ही आप टहल सकते हैं। जो यहाँ पे सफारी का चार्ज है 2000 रुपये सफारी का चार्ज है यदि आप जिप्सी बुक करते हैं, और कहीं यदि जाएंगे तो 5000 से कम आपको नहीं मिलेगा। बिहार जो यहाँ पे कॉटेज हैं, जिनको आप बोलते हो रहने का जो स्थान है वाल्मीकि नगर में, टाइगर रिजर्व में जो स्थान है इनका, उसमें यदि आप देखोगे तो 1000 रुपये में अच्छे कमरे आपको विद एयर कंडीशनर आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, और लगभग 9, 10, 11 3 दिन मुझे वहाँ रहना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, तो निश्चित रूप से मैं विजुअल दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से बिहार का यदि हम बात करें तो बिहार का स्वर्ग कहा जा सकता है। आप जो चीज़ें यहाँ पे जाके देखेंगे ना, वो निश्चित रूप से उसको देखने के लिए या तो आपको पर्वतीय राज्यों का दौरा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू हर चीज़ का आपको मिल जाएगा। तो यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवश्य एक बार जाना चाहिए। चलिए पद्म पुरस्कार 2022 की बात कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 में देखें, 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। तो ये संख्या याद रखना है, कुल 128 लोगों को दिया गया। बिहार की 2 हस्तियों को 2022 के लिए चुना गया। इनमें एक का नाम है सैबल गुप्ता, जो कि पद्मश्री इनको मिला है, मरणोपरांत मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। दूसरे हैं आचार्य चंदना जी, इनको भी पद्मश्री मिला है और सामाजिक कार्य के लिए मिला है। तो 2022 के लिए इनाम याद रखना है। बाकी इनसे संदर्भित 2020 के लिए किसको मिला, 2021 के लिए किसको मिला, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो वहाँ से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब बात आती है वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। इसके बारे में भी हमने पहले देखा है, लेकिन आज एक बार फिर से देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर
उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। 13 जनवरी 2022 को इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। तो बिहार के जो आपको कुल वनावरण देखने को मिलता है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। वर्ष 2019 की तुलना में यदि हम देखें तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होगा जो पिछले रिपोर्ट से 1.03% ज़्यादा है। अब कहाँ कहाँ पे हैं ये इसके बारे में भी बता दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे जब बिहार की हम बात करते हैं, हम वनों की बात करते हैं, तो वनों की मुख्य रूप से 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो बिहार में यदि हम बात करें 2021 की डेटा की बात करें तो बिहार में जो अति सघन वन है वो 333.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर हैं, और पहले भी ये 2019 में 333.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर थे। हालांकि इसमें 0.32 की वृद्धि देखी जा रही है, तो आप कह सकते हो नाम मात्र की है। दूसरा है मध्यम रूप से घने वन या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसमें यदि हम देखें तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है ओपन फॉरेस्ट, खुला वन। यहाँ पे यदि हम देखें तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और कुल यदि हम देख लेते हैं तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो सबसे कम यदि हम बात करें बिहार में जो वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा खुला वन है और सबसे कम अति सघन वन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वनावरण में शीर्ष जिले कौन से हैं, इसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। वनावरण में यदि हम बात करें बहुत घने वन कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, तो पश्चिमी चंपारण में है सबसे ज़्यादा। मध्यम घने वन कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, ये भी पश्चिमी चंपारण में है सबसे ज़्यादा। खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कैमूर में है। और ये जो यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, ये क्षेत्रफल के आधार पे बनाई गई है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले सर्वाधिक। इसमें यदि आप देखोगे तो कैमूर में सबसे ज़्यादा यदि हम देखें 31.56% पर आपको वन देखने को मिलेगा, वनावरण देखने को मिलेगा। पश्चिमी चंपारण में देखोगे तो पश्चिमी चंपारण के कुल एरिया का 17.28% भाग पर आपको वन देखने को मिलेंगे। और रोहतास में यदि देखोगे तो 17.26 वर्ग किलोमीटर की एरिया पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जिले के कुल क्षेत्रफल के आधार पे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है सबसे कम वन कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है बिहार में सबसे कम वन यदि हम बात करें क्षेत्रफल, तो सबसे कम वन है शेखपुरा में, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले ज़िले सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो प्रतिशत के अनुसार यदि हम देखें तो कैमूर, जमुई और नेवादा ये सबसे ज़्यादा हैं। सबसे कम में शेखपुरा हमेशा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे आप प्रतिशत की बात करते हैं, चाहे आप टोटल क्षेत्रफल के आधार पे बात करते हैं। इसके बाद बात आती है कि 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि एवं कमी दर्शाने वाले ज़िले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्शाई गई है पिछले रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के आधार पे यदि हम देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दिखाई दी है वो बांका में दिखाई दी है। तो सिर्फ बांका आपको याद रखना है कि पिछले रिपोर्ट में और इस बार की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वृद्धि यदि कहीं पे दिखाई दी है वनावरण में, तो वो बांका में दिखाई दी है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ दिखाई दी है, तो सबसे ज़्यादा कमी कैमूर में दिखाई दी है, ये आपको याद रखना है। पिछले 2 वर्षों में वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो बढ़ा है वो बांका में बढ़ा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो कम हुआ है वो कैमूर में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आगे बताया गया कि वर्ष 2019
2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में 333 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है वृक्ष एवं वृक्षावरण की, ये उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो कुछ अन्य बिंदु हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन हैं, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का 85.71% है। यह भी आपको याद रखना है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन हैं, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल यहाँ पे है 928.80 वर्ग किलोमीटर, उसका 85.71% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उसके 85.71% भाग पर आपको जो है वो वन देखने को मिलेंगे। अगला है अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। बिहार के नए सचिव कौन बने हैं? अमीर सुबहानी। अगला आता है सुशासन सूचकांक, ठीक है, सुशासन सूचकांक 2021। सुशासन सूचकांक 2021 में क्या है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की जो स्थिति है यदि हम देखें, ग्रुप बी में पहली बात बिहार है और ग्रुप बी में बिहार का जो स्थान है वो 6वां है, जबकि इसमें इस सूची में मध्य प्रदेश टॉप स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछली बार की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के सुशासन सूचकांक में बिहार का जो स्थान है वो 6वां है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है सुशासन सूचकांक कैसे जारी किया जाता है। ये 10 क्षेत्र हैं, इन 10 क्षेत्रों के आधार पर सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ओवरऑल कैटेगरी जब निकाली जाती है तो बिहार का स्थान है 6वां, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में यदि हम देखें तो बिहार की जो रैंकिंग है वो पहली है। मतलब बिहार ने सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, इसमें बिहार की रैंकिंग प्रथम है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी अन्य क्षेत्रों को याद नहीं रखना है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। बिहार का MPI स्कोर जो है वो 0.265 है और ग्रामीण क्षेत्र में ये 0.286 है, ठीक है। ओवरऑल 0.265 है, लेकिन जब शहरी और ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 0.286 और शहरी क्षेत्र में 0.117 है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य की 51.88% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है और यहाँ पे याद रखना है कि देश में सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार जो जनसंख्या है वो बिहार में है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी। कब? 2015-16 में यहाँ की 39% जनसंख्या बिजली से दूर थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य की आज के समय में यदि हम बात करें तो 2019 और 20 का जो आंकड़ा है उसके आधार पर बताया गया है कि अभी भी राज्य की 3.7% जनसंख्या ऐसी है जो बिजली की पहुंच से दूर है। तो निश्चित रूप से पिछले 4 से 5 सालों में लगातार जो केंद्र सरकार का प्रयास रहा है प्रत्येक घर को बिजली से जोड़ना, उसमें प्रगति देखने को मिली है और उसके आधार पे बिहार की जो रैंकिंग है इस क्षेत्र में वो सुधरी भी है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपको बिहार के संदर्भ में याद रखना है। अभी एक चार्ट है जो सर्वाधिक और न्यूनतम गरीबी दर्शाने वाले जो स्थान हैं उनके बारे में बताता है। जैसे सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले में यदि हम टॉप पे बात करें तो किशनगंज आता है। किशनगंज की यदि हम बात करें
तो बहुआयामी गरीब जनसंख्या जो है यहाँ पे 64.75 है। मतलब किशनगंज में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो गरीब जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले कौन से हैं? मतलब पटना। मतलब बिहार का जो पटना ज़िला है आप कह सकते हो सबसे संपन्न ज़िला है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी का जनसंख्या का प्रतिशत है वो 29.20 है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो किशनगंज है, किशनगंज बहुआयामी गरीबी वाले ज़िलों में टॉप पर है। और जब हम बात करते हैं पटना की, तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में पटना टॉप पर है। पटना में सबसे कम गरीब जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब इसके संकेतक कौन से होते हैं? किन संकेतकों के आधार पर यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है? तो ये कुछ संकेतक दिए हुए हैं, जैसे पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृत्व सुरक्षा। अब इसमें भी देखो बिहार की रैंकिंग की गई है। जैसे पहले में पोषण पे यदि हम बात करें तो बिहार पूरे भारत में अंतिम स्थान पर आता है। मतलब पोषण की स्थिति बिहार में सबसे खराब है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर की बात करें, बिहार अंतिम स्थान पर। मातृत्व स्वास्थ्य, बिहार अंतिम स्थान पर। स्कूल शिक्षा के वर्ष, बिहार अंतिम स्थान पर। स्कूल में उपस्थिति, बिहार अंतिम स्थान पर। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, बिहार अंतिम से 5वां। स्वच्छता में बिहार अंतिम। पेयजल में हालांकि द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बिहार ज़्यादातर जो आम इंसान को चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? कोई भी व्यक्ति यदि आप कह सकते हो गरीब है तो उसकी पहुंच जो है कहाँ नहीं हो पाएगी? शिक्षा और स्वास्थ्य पर उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। तो राज्य सरकार यदि गरीब व्यक्तियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मुहैया करा दे, जो कि राज्य की जिम्मेदारी होती है, तो निश्चित रूप से गरीबों का भी जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा। क्योंकि गरीब तबके में यदि देखें या सभी संपन्न वर्ग में भी देखें, सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है आज के समय में वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आता है। इसी के चलते आप देखते होंगे कि बिहार में बच्चियों की शिक्षा, विशेष रूप से जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने स्कीम भी निकाला है, जिसके अंतर्गत इंटर पास करने पर बालिकाओं को एक मुश्त कुछ राशि दी जाती है और स्नातक पास करने पर एक राशि दी जाती है, जिससे कि बालिकाओं को स्कूलों से उच्च शिक्षा से वंचित ना किया जा सके। तो यहाँ पे याद रखना है कि बिहार ज़्यादातर जो शिक्षा और स्वास्थ्य के पैमाने हैं उसमें निम्न स्थान पे है। अब टॉप पर कौन है? तो पोषण के मामले में सिक्किम टॉप पर है। ठीक है, बाकी अन्य संकेतक जो भी आप देख रहे होंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के, इसमें केरल टॉप पर है। केरल की स्थिति बेहतर है और या तो गोवा की स्थिति बेहतर है। तो यहाँ पे याद रखना है कि दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पे यदि हम देखें तो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। अब आती है समाज सुधार यात्रा। समाज सुधार यात्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा काफ़ी चर्चा में थी। और समाज सुधार यात्रा में क्या था कि समाज सुधार यात्रा जो थी ये मोतिहारी से प्रारंभ हुई थी और पटना में आकर खत्म हुई थी। इसमें 12 जिले शामिल थे। तो सिर्फ इसमें याद रखना है कि मोतिहारी से पटना तक थी और इसमें 12 जिले शामिल थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती थी राज्य सरकार की उसका बताते थे। अगला है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021। इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, रहने दीजिए इसको। ये है मधुबनी साहित्य महोत्सव। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 महत्वपूर्ण है। 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसको आयोजन किया गया था। यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। अगला है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा। जो भूमि खरीद या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम
नहीं होगी। तो प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है गृह दर्शन ऐप। आइए देख लेते हैं गृह दर्शन ऐप क्या है। गृह दर्शन ऐप बिहार गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इसको जारी किया गया है। इस ऐप में राज्य के सभी थानों, अस्पताल, स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का महत्वपूर्ण डाटा जो है इसमें रहेगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो कि गृह दर्शन ऐप बिहार गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगला है बिहार विभूति सम्मान। बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया? तो बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया, ये आपको याद रखना। अगला है बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। जी हाँ, पूरे भारत में अभी ये प्रतिबंध लग रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। अगला है एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयाँ राष्ट्र को समर्पित। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार में बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय चरण 2 का 500 मेगावाट का जो क्षमता का प्लांट था वो शुरू हो गया है। और एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि 660 मेगावाट का है, ये भी शुरू हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, बिहार राज्य की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो सकेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में कहाँ पर अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आप बताओगे एनआईटी पटना में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या रही, जानना चाहिए आपको। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में बताया गया कि आंध्र प्रदेश टॉप पर है और बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। तो याद रखना है स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में बिहार का स्थान नीचे से पहला है, ऊपर से अंतिम पायदान पर बिहार विद्यमान है। ठीक है, अगला है एसडीजी शहरी सूचकांक 2021। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक में 56 शहरों को 77 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया है। बिहार के पटना ने 57.29 स्कोर के साथ इसमें 52वां स्थान हासिल किया है, जबकि इस सूचकांक में शिमला टॉप पर है। इसके बारे में भी हमने कल जिक्र किया है, आज भी आपको बता दे रहा हूं। तो शिमला इसमें टॉप पर है। एसडीजी शहरी सूचकांक में बिहार का जो स्थान है वो 52वां स्थान है, इसको आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021। अब इस सर्वेक्षण में बिहार से संबंधित क्या है? इस सर्वेक्षण में बताया गया कि बिहार के शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है, जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है वो 1111 है। शिशु मृत्यु दर जो है वो पिछले सर्वेक्षण से कम हुई है। पहले जहां 48.1 प्रति हजार था, वह अब घटकर 46.8 हो गया है। और कुल प्रजनन दर भी यदि हम बात करें तो पिछले सर्वेक्षण से कम हुई है। पहले 3.4 थी, आज 3.0 है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब बात आती है पद्म पुरस्कार 2021 की। ठीक है, क्योंकि 2022 के बारे में भी हमने देखा था। अब पद्म पुरस्कार 2021 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वर्ष 2021 है तो देश की कुल 119 हस्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें बिहार की 5 हस्तियां शामिल थी। इसमें श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत उनके कार्यों हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 4 अन्य हस्तियों श्रीमती दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग, श्री रामचंद्र माझी लोक कलाकार हैं ये। ठीक है, और अगला है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में, श्रीमती मृदुला सिन्हा इनको साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 5 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है 2021 के लिए। अगला है 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो इसका आयोजन राजगीर में किया गया, मैंने बताया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट और हैं
जिनके बारे में हमें बात करना है, जैसे 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। पिछली कक्षा में जब हमने बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स किया था एक वीडियो में, वहाँ मैंने बताया था कि इसमें बिहार भागीदार राज्य के रूप में, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य के रूप में थे, और इस मेले में बिहार के पैवेलियन को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया। फिर है बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना। बिहार में एथेनॉल प्लांट कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्लांट जो है बिहार में मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना है इन जिलों को। ठीक है, और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने 2021 में एथेनॉल नीति लागू किया है। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने एथेनॉल नीति लागू किया है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? सहरसा बना है, ये भी याद रखना। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है ये सहरसा बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु संवेदनशील सूचकांक की बात कर लेते हैं। जलवायु संवेदनशील सूचकांक में यदि हम बात करें तो असम को सर्वाधिक संवेदनशील राज्य बताया गया है और बिहार को चौथा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जलवायु संवेदनशील सूचकांक में बिहार का स्थान चौथा है। इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो है वह असम को बताया गया है। अगला है गंगा डॉल्फिन की गणना। गंगा डॉल्फिन की गणना, आप जानते हो 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर गंगा डॉल्फिन गणना, गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की गई और भागलपुर वन प्रभाग मंडल में इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत बिहार के सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से कहलगांव तक, ये भी आपको जरूरी है। चलें, बाकी गंगा डॉल्फिन के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर बात आती है देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, आप जानते हैं बिहार ने तैयार किया है, इसके बारे में भी आपको बता दी गई है। मंदार हिल्स रोपवे के बारे में आपको पता होगा कि बांका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे बनाया गया है और रोपवे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ था, एक रोपवे में दुर्घटना हुई थी, इसलिए रोपवे जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना है? तो याद रखिएगा बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जो है ये कारगिल चौक से NIT तक बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2.20 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है, शिलान्यास कर दिया है। तो याद रखिएगा डबल डेकर फ्लाईओवर जो है इसकी कुल लंबाई होगी 2.20 किलोमीटर और ये NIT से ये बनेगा और कारगिल चौक तक। ठीक है, इस पे कुल 422 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3 वर्ष में इसके निर्माण पूरे होने की संभावना है। अगला है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ स्थान आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में बिहार जो है तीसरे स्थान पे रहा है। प्रथम स्थान पे राजस्थान और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र। मतलब बुजुर्गों के लायक, रहने के लायक सबसे जो श्रेष्ठ राज्य है वो श्रेष्ठ राज्य आपका है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा राज्य है बिहार। तो मतलब बुजुर्गों के लिए जो आप कह सकते हो कि जो उनको चाहिए, जिस प्रकार से उनको नेचर प्रकृति चाहिए, वो बिहार उसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो कुछ होगा, नहीं तो ये आपको PDF में दे दूंगा, PDF को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमने कर ली हैं पहले भी, इसलिए उन पे जाके जो है हम अपना समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। एथेनॉल के बारे में बहुत बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं पर आधारित प्रश्न है, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है?
बोला जा रहा है 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पूर्वी भारत के लिए सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया। तो पूर्वी भारत के लिए सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का जो उद्घाटन है वो बरौनी में किया गया, बेगूसराय में। अगला है, हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, या बिहार के किस जिले में है। तो जो दुर्गावती बांध है जिसको इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कैमूर में पड़ता है। अगला है, दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है। तो कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है, याद रखना है। तो दुर्गावती बांध कैमूर में किस नदी पर, दुर्गावती नदी पर स्थित है, और दुर्गावती नदी जो है ये कर्मनाशा की सहायक नदी है। अगला है, 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैट बोट का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, वैक्सीन मित्र की यहाँ पे बात हो रही है। अगला है, नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। ये आपका गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंकिंग 289वीं है। ठीक है। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा। ये था मुंगेर। राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो इसकी रैंकिंग दूसरी रही है, प्रथम स्थान पे वाराणसी था। ठीक है। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में बिहार में कौन सा जो शहर है वो टॉप पर रहा। तो सोनपुर, याद रखना है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहर में मुंगेर दूसरे स्थान पे, 1 लाख से कम गंगा किनारे स्थित शहरों में सोनपुर पहले जो है वो पहले स्थान पर बिहार में है, और राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंकिंग है। ठीक है। अगला जो है, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला। यह है सुपौल को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी कि जो भी प्रश्न हैं, ये पूरी 2 पेज का ये पीडीएफ है, 2 पेज इसमें प्रश्नों के रूप में हैं। इसको आप अवश्य देख लीजिएगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए आप निश्चित रूप से जितनी जानकारी दी गई है, बाकी रवि जी का मास्टर वीडियो आ रहा है, वहाँ से देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। बाकी फोकस आपको बिहार राज्य विशेष पे करना है। साइंस भी आपका 100% यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।